लास्ट जो है वो हमने डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। थोड़ा गैप आ गया, राइट। और जो हमें लास्ट टॉपिक्स जो करने थे वो बेसिकली यही टॉपिक था, रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स। रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो प्रीरिक्विजिट होता है, एक एक के बाद एक डिपेंड करता है। जब पिछली चीज़ें क्लियर होती हैं आगे जो भी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स है क्या? यहाँ पे हम जो है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका भी फ्रीक्वेंट यूज़ होता है प्रोग्राम्स में। यहाँ पे बेसिकली मेन लॉजिक्स के ऊपर काम हो रहा होता है। लॉजिक्स वो इस सेंस में कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली 10 बार रन करना है, या आपको अपना नाम जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करना है, और यानी कि वो लूप है बेसिकली, और उस लूप में कोई ना कोई कंडीशन देनी है। ठीक है, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे वाइल लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप में यहाँ दो कंडीशन आती हैं, काउंट कंट्रोल लूप और कंडीशन कंट्रोल लूप। इसके बाद हम कैलकुलेटिंग रनिंग टोटल भी पढ़ेंगे, किस तरह हम जो है कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब वो प्रोग्राम एंड हो तो वो नंबर ऐड हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि लूप के अंदर जितनी भी कंडीशंस फॉल हो रही हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर है क्या। Concept: a repetition structure causes a statement or set of statement to execute repeatedly। मतलब कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो है तो एक ही प्रोग्राम, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बार बार रिपीट हो, बार बार जो है वो रिपीट हो, और उसको हम दोबारा से परफॉर्म कर सकें। प्रोग्राम एक ही होता है, उसको हम रिपीट करवाते हैं 10 से 20 बार, या हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी बार उसको रिपीट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक सेल्स पर्सन है और उसका कमीशन हमें इनपुट करवाना है और हमें उसका टोटल कमीशन एंटर करना है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, या आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने इसको 1 2 3 बार प्रिंट किया हुआ है और सेम प्रोग्राम जो है वो 3 बार रन हो रहा है। यानी कि अगर इसको मैं रन करता हूँ तो अमाउंट मांगता है ये 1000, हम एंटर करेंगे, कमीशन रेट एंटर कर देंगे, तो हमारे पास जो है टोटल कमीशन $500 आ जाएगा। जैसे ही पहला प्रोग्राम रन हो गया उसके बाद सेकंड प्रोग्राम वापस आ गया और ये दोबारा से अमाउंट मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टाइम जो है वो कमीशन चल रहा है। सही, क्या कह रहा है? कमीशन टू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे जो एरर दिया है बेसिकली, आपने देखा कि हमने यहाँ पे कमीशन टू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये टू जो है हमें यहाँ नहीं लिखना, तो उसने कहा ये वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। वंस अगेन हम रन करते हैं और कमीशन डालते हैं हम। ठीक है, इसी तरह एक और अमाउंट, एक और कमीशन, और इसी तरह थर्ड टाइम ये दोबारा से प्रोग्राम यहाँ पे आके दोबारा सेल अमाउंट पूछ रहा है। वी कैन सी सेम प्रोग्राम है और ये सेम प्रोग्राम को हम 3 बार रन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें 1000 टाइम्स रन करना है इसी प्रोग्राम को, यानी कि कोई भी किसी का कमीशन कैलकुलेट करना है, तो हम एक प्रोग्राम को 500 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स लिखेंगे। कोई ना कोई तरीका होगा कि हम इसी प्रोग्राम को लिखें एक ही बार, लेकिन उसको किसी लूप में डाल दें कि वो बार बार जो है जब तक हम उसको बोले ना कि ख़त्म हो जाओ या कोई ऐसी चीज़ एंटर ना करें, तो ये रन होता रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है और हम इसको किस तरह कंडीशन में ला सकते हैं और किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंडीशन कंट्रोल एंड काउंट कंट्रोल लूप। कंडीशन कंट्रोल की जब बात होती है तो वहाँ पे हम वाइल वाइल का एक फ्रेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा इन पाइथन वी यूज़ द वाइल स्टेटमेंट टू राइट द कंडीशन कंट्रोल लूप। वाइल का मतलब है उर्दू में जब तक या उस वक्त तक। आप प्रोग्राम रन करें, उस वक्त तक रन करें जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो रही हो, क्योंकि वाइल का जब बात आती है तो वाइल ट्रू एंड फॉल्स में खेलता है।
ठीक है। एंड वी यूज द फॉर स्टेटमेंट टू राइट द काउंट कंट्रोल लूप। हम कोई भी अपने जैसे नाम हमने प्रिंट करवाना था, शुरू में प्रोग्राम बनाया था हमने पहली क्लास में, तो हमने अपना नेम प्रिंट करवाया था 10 बार। तो हम वहाँ पे नॉर्मली रेंज देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे नंबर सीरीज देते हैं कि आपने प्रोग्राम इतनी बार रन करना है। सो वहाँ पे फॉर की स्टेटमेंट यूज होती है जब काउंट कंट्रोल लूप की बात आती है। इन दिस सेक्शन वी विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू राइट बोथ टाइप्स ऑफ लूप्स। सबसे पहले वाइल लूप की बात कर लेते हैं। द वाइल लूप a condition control loop. A condition control loop causes a statement or set statement to repeat as long as a condition is true. In Python, you use the while statement to write condition control loop. तो वही बात जो हमने अभी डिस्कस की कि जब भी वाइल स्टेटमेंट आएगी तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ होता है कि जब तक कंडीशन सही है तो प्रोग्राम चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम रुक जाएगा। हम इस प्रोग्राम को किस तरह बना सकते हैं, तो उसका फ्लो चार्ट में डायग्राम दिया हुआ है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने कोई कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट देंगे प्रिंट या कोई भी एग्जीक्यूशन कमांड, तो वो चलेगी और ये लूप वापस स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये जब तक चलता रहेगा, ये जब तक घूमता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम नीचे एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंटैक्स दिया हुआ है किस तरह हम लोग वाइल कंडीशन लिखते हैं, और नीचे एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि किस तरह हम वाइल कंडीशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किस तरह ये प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक नॉर्मली हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप के सिस्टम में, तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स आते हैं या कोई चीज़ पूछता है, तो वहाँ पे हमें चेक्स करना पड़ता है। अगर कंडीशन हम बाय लिखते हैं तो वो आगे रन होता है, अगर नो करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमें कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी का जो हम चाहते हैं कि वो सेव करवाएं यानी कि उसको वैलिड करवाएं, तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया कीप गोइंग, ठीक है, और उसको कर दिया वाई, स्मॉल वाई दे दिया। हमने उसके बाद वाइल फंक्शन यूज़ किया। वाइल के बाद हमने कहा कि जब तक कीप गोइंग, ऊपर तो हमने असाइन किया, तो असाइनिंग के वक्त सिंगल इज इक्वल टू होता है, डबल इज इक्वल टू जब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि ये कंडीशन मीट कर रही हो, यानी कि जब तक कीप गोइंग वाई है, कीप गोइंग स्मॉल वाई है, ठीक है, यानी कि ये ट्रू कंडीशन जो हमने ऊपर बनाई थी, तो उस वक्त तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से वही वाला ऊपर वाला प्रोग्राम जो सेल्स और कमीशन रेट था, कमीशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे वही प्रोग्राम लिया है, ठीक है। यूज़र इनपुट ले रहे हैं, नीचे कैलकुलेशन हो रही है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। लास्ट में आप देख रहे होंगे कि हमने वाइल को यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, उसके बाद हम सेमी कॉलन यूज़ करने के बाद इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, या आप एंटर करेंगे यहाँ से तो आपका खुद ही स्टेरिक जो कर्सर है वो इंडेंटेशन फॉलो करोगा, आपको वहीं से टाइप करना है, ठीक है। सो आप जब भी एंटर करेंगे खुद ही ये अलाइन हो जाएगा। ओके, सो प्रोग्राम हमने लिखा और हमने लास्ट में वही वेरिएबल लेकर आ गए कीप गोइंग, क्योंकि वाइल कीप गोइंग ये हमने कंडीशन ऊपर दी हुई थी, इसको हमें फुलफिल करना है, इसको हमें ट्रू बनाना है ताकि हम इस प्रोग्राम को बार बार रन करते रहें। तो जब कीप गोइंग हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे स्मॉल वाई इसलिए डालेंगे कि हमें कीप गोइंग को वाई बनाना है। जैसे ही ये कीप गोइंग वाई होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि वाइल कीप गोइंग को आपने वाई लाजमी करना है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। सो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एंटर सेल्स 1000, एंटर कमीशन रेट 0.5, तो हमारे पास यहाँ पे 500 कमीशन अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे ये आ गया हमसे जो यूज़र इनपुट ले रहा है, डू यू वांट टू कैलकुलेट अनदर कमीशन, एंटर वाई फॉर यस, यानी कि अगर मैं स्मॉल वाई डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल वाई एंटर करूँ और देखूँ कि क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ट्रू होगी, हमारा प्रोग्राम दोबारा चल जाएगा। तो मैंने वाई लिखा,
और एंटर किया तो हमारे पास जो है ये प्रोग्राम दोबारा से रन गया, यानी कि यहाँ से सेल्स से। ठीक है। सो वंस अगेन हम यहाँ सेल्स डालेंगे और एंटर करेंगे, कमीशन डाल देंगे, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम को रोकना है, मुझे इनपुट वाई नहीं देना, मैं कोई सा भी अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ ताकि कंडीशन फॉल्स हो जाए। मैंने लेट से जे डाल दिया और मैंने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। मुझे प्रोग्राम रन करने के लिए कीप गोइंग को स्मॉल वाई असाइन करना था, यानी कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल असाइन किया हुआ है कीप गोइंग, ये अगर स्मॉल वाई होता तो ये इसकी रिक्वायरमेंट मीट होती यहाँ से आके वाइल से, तो ये दोबारा से प्रोग्राम रन होता। लेकिन क्योंकि मैंने जे डाला तो ये कंडीशन फॉल्स थी। जैसी फॉल्स हुई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया या फिर एंड हो गया। सो दिस हाउ वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ वाइल, यानी कि कंडीशन कंट्रोल लूप। अब यहाँ पे हमने ए प्रोग्राम लिखा और हमने उसको बड़े अच्छे अंदाज में उसको कंट्रोल किया, कीप गोइंग वाई का वेरिएबल असाइन करके और उसको रन किया। सो प्रोग्राम हमने एक ही बार लिखा, जैसे हम उन ऊपर 3 बार लिखा हुआ था तो यहाँ पे हमने एक ही बार लिखा, और हमने इसको सिंपल 2 लाइनें ऐड करके, यानी कि कीप गोइंग वाई और यहाँ पे कंडीशन डाली और उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। सो ये बड़े अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, राइट। अच्छा, इसको इसी प्रोग्राम को जो है वो फ्लो चार्ट में बताया गया है कि आपका बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने असाइनिंग अ वाई वेरिएबल टू कीप गोइंग का वेरिएबल था, वहाँ पे आपने वाई असाइन किया। उसके बाद आपने कंडीशन दी कीप गोइंग वाई। कंडीशन जब तक ट्रू हो रही थी तो आपके पास सेल्स अमाउंट हम इनपुट कर रहे थे, कमीशन रेट एंटर कर रहे थे, कैलकुलेशन हो रही थी कमीशन, और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा था अमाउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से एक लॉजिकल ऑपरेटर था, यानी कि हमसे इनपुट लेता था कि यहाँ पे चेक करता है कि आपको क्या। जी सॉरी। ठीक है, मैं दोबारा रन करता हूँ और जो आपकी क्यूरी है उसको मैं करता हूँ। जैसे मैंने अमाउंट डाली, कमीशन डाला, आपने कहा बैक स्पेस। देखें ये जो बेसिकली लिंक हो रहा है कर्सर, जहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं डालता लेकिन मुझे एंटर तो करना है, कोई भी मैं वैल्यू डालता हूँ तो मैं एंटर करता हूँ, तो इसको अगर मैं ब्लैंक रहने देता हूँ और एंटर करता हूँ तो आपकी क्यूरी यहाँ पे वैलिड होती है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। सो कंडीशन के लिए हमें वाई को इंसर्ट करना ज़रूरी था, तो वाई हमने नहीं करा, उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। जी। हाँ, तो वाई की जगह मैंने जे इंसर्ट किया था ना, जे डाला था, या कुछ भी और दूसरा वेरिएबल डाल दें, आप पी डाल दें, एनीथिंग, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट यू आर आस्किंग? ठीक है, हाँ। तो वाई, स्मॉल वाई लिखना ज़रूरी है। हम आगे एक और कंडीशन देंगे कि अगर हमने स्मॉल वाई डाल दिया कैपिटल वाई तो वहाँ पे भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एग्जांपल आगे आएगी। लेकिन फॉर नाउ अगर हम अदर देन वाई कोई भी वेरिएबल डालते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम रुक जाएगा। राइट। सो इस प्रोसेस में यहाँ पे आप इंसर्ट ले रहे थे फ्रॉम यूज़र, कि अगर आपको स्मॉल वाई एंटर करना है, यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हो रही थी स्मॉल वाई, तो वो ऊपर जाता था वापस और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगा और ये फॉल्स होके एंड हो जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। ओके, दिस प्रोग्राम असिस्ट टेक्नीशियन इन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग substance temperature, create a variable to represent the maximum temperature। एक टेम्परेचर है, हमने पहले से असाइन किया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर, दैट इज़ 102.5, और हम यूज़र से टेम्परेचर इनपुट ले रहे हैं इन डेसिमल्स, फ्लोट यूज़ किया हुआ है, एंटर दी सब्सटेंस सेल्सियस टेम्परेचर, एज लॉन्ग एज नेसेसरी इंस्ट्रक्ट द यूज़र टू एडजस्ट द थर्मोस्टेट। तो वाइल
यानी कि वाइल जब तक टेम्परेचर छोटा है मैक्सिमम टेम्परेचर से, यानी कि ये जो है सॉरी, वाइल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ माउथ ओपन है, तो टेम्परेचर जब तक बड़ा है मैक्सिमम टेम्परेचर से, द टेम्परेचर इज टू हाई, print turn the thermostat down and wait for 5 minutes, then take the temperature again and enter it। तो हमने एक लिमिट सेट की हुई है टेम्परेचर की 102.5। अगर कोई भी वैल्यू हम 102.5 से ज़्यादा डालते हैं तो वो हमें यहाँ पे बोलेगा द टेम्परेचर इज़ टू हाई, और वो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने जो है वो वेट करना है 5 मिनट तक। ठीक है, थर्मोस्टेट डाउन करने के बाद फिर आपने दोबारा से यहाँ पे इनपुट करना है टेम्परेचर, एंटर द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर 102.5 से नीचे होगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमने यहाँ दिया हुआ है, तो बोलेगा द टेम्परेचर इज एक्सेप्टेबल, चेक इट अगेन आफ्टर 15 मिनट्स। सो इसको मैं रन करता हूँ और मैं वैल्यू डालता हूँ 105। ठीक है, सो ये मुझे इसने यहाँ पे अलर्ट किया कि जो हमने लिमिट सेट की हुई 102.5 उससे बड़ा टेम्परेचर है 105, और इसने हमें अलर्ट किया कि आप जो है दोबारा से थर्मोस्टेट को डाउन करें, वेट करें 5 मिनट्स तक, देन टेक द टेम्परेचर अगेन एंड एंटर इट। सो लेट से अभी भी टेम्परेचर में ज़्यादा लगता हूँ तो मुझे दोबारा अलर्ट देगा। ये अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि टेम्परेचर इसको हमेशा ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू मैं 102 से नीचे डालता हूँ, लेट से 100, तो यहाँ पे बोलेगा द टेम्परेचर इज एक्सेप्टेबल, चेक इट अगेन इन 15 मिनट्स। सो जब कंडीशन मीट हो गई, यानी कि जब टेम्परेचर कम था मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट से, सो प्रोग्राम जो है वो खुद ही ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया, और जो टेम्परेचर था वो एक्सेप्ट हो गया उस टाइम, और उसने कहा कि आप दोबारा से 15 मिनट बाद चेक करें। सो वी कैन ऑल्सो असाइन समथिंग, यानी कि ये ये बिल्कुल वही एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा। जैसे आजकल गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, सेंसर सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो सेंसर में लेट से एग्जांपल बात करें रेडिएटर की टेम्परेचर की, आपकी गाड़ी के मीटर में जो रेडिएटर अलर्ट आता है वो उसके बैक एंड में कोई ना कोई वैल्यू होती है, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटल है। तो वहाँ पे कोई ना कोई फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में टेम्परेचर सेट किया हुआ है। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर ऊपर जाता है या रेडिएटर का टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो वहाँ पे आपके चेक इंजन पे या मीटर पे कंसोल पे लाइट आती है, तो वो आपको हिट करती है कि आप जो है अपना गाड़ी को बंद करते हैं, साइड पे खड़ी करते हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, पानी वाली डाल दे आप रेडिएटर में, देन यू कैन ड्राइव योर कार आफ्टर 15 मिनट्स। तो ये जो लॉजिक है ये एग्जैक्टली सेम वही है, या वही प्रोग्राम है जो आपके टेम्परेचर गॉज के पीछे फीड होता है। वहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जैसे ही वो टेम्परेचर हिट करता है मैक्सिमम टेम्परेचर को, जब रेडिएटर बॉयल होता है या इंजन गर्म होता है, सो वहाँ पे आपको अलर्ट मिलता है, वार्निंग मिलती है चेक लाइट की या जो भी वॉट, तो वहाँ पे इसके पीछे सेम यही लॉजिक होती है। सो यू हैव टू मतलब वहाँ पे भी वाइल की कंडीशन लगी होगी डेफिनेटली, और जैसे ही आप गाड़ी कूल डाउन होती है या इंजन टेम्परेचर लो होता है, तो आपके पास चेक इंजन लाइट चली जाती है। ओके, इनफाइनाइट लूप्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सेम वही प्रोग्राम है, सेल्स एंड कमीशन वाला। हमने यहाँ पे सेम वही कीप गोइंग वाई की कंडीशन ली हुई है, और वाइल को हमने असाइन किया हुआ है स्मॉल वेरिएबल वाई, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये कंडीशन इज़ वेदर ट्रू और नॉट। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट में जो है ना यूज़र से इनपुट नहीं लिया। अगर हम ऊपर आए वापस इसी एग्जांपल में, सो यहाँ पे हम ले रहे थे सी इफ़ द यूज़र वांट्स टू डू अनदर वन, यानी कि दोबारा प्रोग्राम रन करना है, तो हम यहाँ से इनपुट लेते हैं टू मीट दिस कंडीशन। लेकिन जब हम इनफाइनाइट लूप की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इन यूज़र से इनपुट ले ही नहीं रहे और इसको हम रन करते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कंडीशन ट्रू होगी ना फॉल्स होगी। जैसे हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कमीशन हमने डाला, ये दोबारा रन हो गया प्रोग्राम, दोबारा पूछ रहा है एंटर द अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी कि प्रिंट करने के बाद ये वापस यहाँ पे आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर एज्यूमिंग कि कंडीशन खुद ही ट्रू हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे कोई भी वाइल की कंडीशन को हम असाइन नहीं कर रहे कि वेदर इट टेक्स स्मॉल वाई और समथिंग एल्स, यानी कि यूज़र से एक्सेप्टेंस ले ही नहीं रहा कि प्रोग्राम को हम कितनी बार चलाना है
या कब टर्मिनेट करना है, देयर इज नथिंग इन दिस प्रोग्राम, और ये मुसलसल चले जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेट किस तरह करेंगे, हम इसको टर्मिनेट जो है वो फोर्सफुली स्टॉप दबाएंगे और यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट लूप, जहाँ पे कोई भी कंडीशन हम यूज़र से नहीं ले रहे और ना ही ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कीप गोइंग पाएगी। सो वी अंडरस्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम जो है ना खुद ही चल रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, और वंस जब ये एंड होता है तो वापस जो है ना वाइल पे चला जाता है और रन करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लूप। ठीक है, आप इस तरह इसको इनफाइनाइट बना सकते हैं। लेट्स से इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप किसी मार्ट में हैं, स्टोर में हैं, और पर डे आपके पास सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, और आप डाटा मुसलसल एंटर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनफाइनाइट लूप बना लें। अगर आप शॉप सुबह ओपन कर रहे हैं, रात को 12 बजे बंद कर रहे हैं, तो आपके पास 1000 कस्टमर आ रहे हैं, सो आप हर बार आपको वाई एंटर नहीं करना, आपको प्रोग्राम को बताना नहीं है कि ठीक है दोबारा आप ट्रांजेक्शन करें, वाई करें। अगर डेटाबेस मेंटेन हो रहा है, बैकएंड पे कोई डाटा स्टोर हो रहा है, तो आपने इनफाइनाइट लूप बनाया, 12 घंटे की जॉब थी, आपने प्रोग्राम एंड करा और आपने स्टॉप करके ख़त्म कर दिया। सो ये वहाँ पे इनफाइनाइट लूप काम आ सकता है कि आपको बार बार यस करने की, एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट वाज व्हाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप काउंट कंट्रोल लूप है। जब भी फॉर लूप की बात आती है तो हम लोग जो है वहाँ पे कोई ना कोई एक रेंज देते हैं कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ तक इस लिमिट तक रन करना है। ठीक है, यानी कि 10 बार रन करना है, 50 टाइम्स रन करना है, या 100 टाइम्स रन करना है, जब भी फॉर की बात आती है। बिल्कुल, यहाँ पे रेंज दी हुई है। This program demonstrates a simple for loop that uses a list of numbers. Print I will display the numbers 1 through 5. तो जब भी फॉर लूप की बात आती है हम आइट्रेशंस की बात करते हैं। आइट्रेशंस का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि वो दोबारा से रन होता है, आइट्रेशंस। ठीक है, सो फॉर नम हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, नम, नंबर लिख लें या नम लिख लें, या कोई भी वेरिएबल असाइन कर लें यहाँ पे, और कहा कि ये वेरिएबल है जो कि 1 2 3 4 5 के अंदर है, और आपने इसको प्रिंट करना है। सो हमने रेंज दी हुई है 1 to 5, और हम प्रिंट करवा रहे हैं नंबर, यानी कि नंबर जो है वो बेसिकली वो यही है, 1 2 3 4 5। अच्छा, फॉर लूप जब स्टार्ट होता है तो वो इस तरह होता है कि जो पहली आइट्रेशन है आपकी, वो पहले पे जाएगी, जैसे पहले पे जाएगी वो फौरन नीचे प्रिंट कर देगा, तो आपके पास 1 लिखा आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब 1 प्रिंट हो जाएगा, दोबारा से फॉर लूप जाएगा, 2 पे आएगा, जैसे 2 पे आएगा तो वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह थर्ड आइटरेशन पे थर्ड पे जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा 3 नंबर। इसी तरह 4 पे जाएगा, फिर वापस आके नंबर को प्रिंट कर देगा, एंड इन दी एंड 5 के पास जाके प्रिंट करने के बाद ये प्रोग्राम खुद ही एंड हो जाएगा। सो दिस हाउ फॉर लूप वर्क्स के आइट्रेशंस होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसी पहली कंडीशन फुलफिल होती है तो वो दूसरी पे जाता है कंप्लीट प्रोसेस के बाद। प्रिंट आई विल डिस्प्ले द ऑड नंबर्स 1 through 9। अच्छा, पहले वाला रन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको 5 टाइम्स। सो आपने देखा कि आई विल डिस्प्ले द नंबर 1 through 5, तो इसने पहले फर्स्ट प्रिंट किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो यहाँ पे 5 बार आइट्रेशंस हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 बार जो है वो आइट्रेशंस हुई हैं, 5 बार फॉर लूप चला है, 1 by 1। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं सीक्वेंस में, और आई विल डिस्प्ले दी ऑड नंबर्स 1 through 9, प्रिंट फॉर नंबर इन 1 3 5 7 9। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो हमारे पास नंबर थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, इसी तरह हमने ऊपर जिस तरह नंबर यूज़ करे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर नेम इन विंकिन ब्लिंकिन एंड नोट, यहाँ पे किसी के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, सो ये 1 by 1 जो है वो प्रिंट होंगे। सबसे पहला प्रिंट होगा विंकिन, देन ब्लिंकिन, एंड थर्ड इज नॉट। सो दिस हाउ लूप वर्क। लूप के लिए एक रेंज होना ज़रूरी है, या फिर रेंज नहीं है तो आप डिफाइन कर दें कि उस रेंज में क्या क्या है।
तो वो उसी हिसाब से रन करता है, और ये 1 by 1 रन करता है इन आइट्रेशंस। ठीक है। यूजिंग द रेंज फंक्शन विद द फॉर लूप, अब यहाँ पे हम एक रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब लेट से मुझे 100 नंबर प्रिंट्स करवाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 100। तो यहाँ मैं पूरी 100 की सीरीज नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रेंज लिखूंगा। ठीक है। याद होगा मैं फर्स्ट क्लास में किरण का नेम प्रिंट करवा रहा था, तो वहाँ पे मैंने रेंज का फंक्शन यूज़ किया था, फॉर रेंज इन 1 to 5, और उसके बाद मैंने प्रिंट किरण लिखा था। सो प्रिंट जो है किरण जो है वो 5 टाइम या 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 5 एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया एक्स, जो कि रेंज के अंदर है, दैट इज 5। ठीक है। एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, और इट इज़ अंडरस्टूड कि वो 5 बार प्रिंट होगा क्योंकि मैंने रेंज दी हुई 5 तक। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 5 टाइम रन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 50 लिखता हूँ, ठीक है, यानी कि 1 to 50, तो हेलो वर्ल्ड जो है वो 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने रेंज क्या देनी है। अगर आप यहाँ 1000 देंगे तो ये 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। सो वी कैन सी वी कैन प्रिंट मैनी थिंग्स। मैं अगर नीचे एक और प्रिंट दूँ, प्रिंट 5, देखते हैं कि प्रिंट होता ही नहीं होता। ओके। सो पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, और उसके बाद 5 5 5, यानी कि पहला प्रिंट करने के बाद 5 पे आया, तो ये सारा प्रिंट हो गया। ये मत समझिएगा कि ये रेंज है, ये एक सिंपल एक वैल्यू है जो कि मैं 5 को 5 टाइम्स प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप 10 लिख दें तो 10 जो है वो 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली रेंज का फंक्शन यूज़ करा है। इसी तरह एक और चीज़ है रेंज के अंदर। रेंज के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे करेंट नेम प्रिंट करवाया था 1 to 10, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और नई चीज़ आ रही है, दैट इज 2। लेट से ये 2 क्या है, बेसिकली ये 2 एक स्टेप है, यानी कि स्टेप का मतलब क्या है, आप 1 से लेके 10 तक तो प्रिंट करवा रहे हैं सीरीज। ठीक है। लेकिन उसमें आपने जब भी प्रिंट करवाना है तो आपने फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में जंप करना है, यानी कि आपने बीच का जो स्टेप है वो स्किप कर जाना है। यानी कि आपने फर्स्ट पहले पे थे, यानी कि 0 से स्टार्ट किया, तो आप 2 पे आए, फिर देन आपने स्किप कर दिया 3, आप 4 पे आए, देन आपने 5 स्किप कर दिया, 6 पे आ गए। अगर अभी मैं 2 हटा देता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अगर मैं तो कहता हूँ कि आप सेकेंड स्टेप पे जंप करें और बीच का स्किप कर दें, तो ये किस तरह प्रिंट करेगा, 1 3 5 7 9, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ, 2 स्किप कर दिया, 3 पे आ गया, 4 स्किप कर दिया, 5 पे आ गया, 6 स्किप करके 7 पे आ गया, 7 स्किप करके यानी कि 7 पे 8 स्किप के 9 पे। अगर मैं स्टेप 3 लेता यहाँ पे, तो शुरू के यानी कि 1 के बाद 2 एंड 3 स्किप हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 से स्किप हो जाएगा थर्ड, यानी कि ये स्टेप है, आपने जो नंबर जनरेट करने हैं वो किस स्टेप से करने हैं। सो बेसिकली दिस इज अ स्टेप फंक्शन। ये रेंज आपने दी 1 to 10, और आपने फिर स्टेप दिया कि आपने किस तरह करना है। अब जैसे मुझे लेट से 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो मुझे पता है कि 5 की टेबल में 5 स्टेप आएंगे। सो इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, ये जो है बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँ, सो ठीक है। अच्छा, रेंज में एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जो आप रेंज देंगे ना, ये कभी भी उस पे एंड नहीं होगा। ये हमेशा n-1 रूल फॉलो करता है, यानी कि जो भी आप रेंज देंगे उससे जो पहला वाला नंबर होगा ना वहाँ पे एंड करेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने 0 to 50 लिखा हुआ है, सो आई एम अज्यूमिंग ये 49 पे एंड हो जाएगा। अगर मैं चेक करूँ तो ये 49 पे एंड हो गया। सो रेंज में हमेशा n-1 रूल है। अगर मुझे 50 पे एंड करवाना है ना तो मुझे 51 लिखना होगा, यानी कि 0 to 50। सो रेंज में हमेशा n-1 फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और हम 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं, ये भी एक इसके पीछे लॉजिक है। सो दिस हाउ दिस स्टेप फंक्शन वर्क्स। ये काफ़ी फ्रिक्वेंट यूज़ होता है मतलब हमारे प्रोग्राम्स में, लॉजिक्स में, तो वहाँ पे आप जब प्रोग्राम्स बनाएंगे आपको कभी कभार स्टेप
फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर स्टेप फंक्शन। अच्छा, ओके, यूजिंग द वेरी टारगेट वेरिएबल इनसाइड द लूप। ओके, अच्छा, दिस प्रोग्राम यूजेस अ लूप टू डिस्प्ले अ टेबल शोइंग द नंबर 1 थ्रू 10 इन देयर स्क्वायर्स। ओके, अब यहाँ पे ये सिंपल ये बता रहे हैं कि हमने कोई भी जो है वो एक टेबल बेसिकली बनाया है, ठीक है। उसमें हम लूप के अंदर सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने वहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है नंबर, रेंज दी हुई है 1 to 11। वो नंबर जब भी आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने डबल एस्टेरिक यूज़ किया हुआ है। मैथमेटिक्स में डबल एस्टेरिक हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि हम डबल एस्टेरिक एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी नंबर आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अच्छा, ये जो हम टी यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली टैब स्पेसिंग है। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं और आप टैब दबाते हैं कीबोर्ड का, तो वहाँ पे जो स्पेस आती है वो टैब स्पेसिंग आती है, यानी कि 1 फिंगर जो आपकी होती है उतना जितना स्पेस आता है। तो हमने ये बैकवर्ड स्लैश और जो टी यूज़ किया है बेसिकली हमने टैब स्पेसिंग के लिए यूज़ किया है। ये हमने इसलिए यूज़ किया है कि हम चाह रहे हैं कि जो भी नंबर प्रिंट हो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में हो, और उसमें एक नंबर के बाद स्पेस हो, यानी कि टैब स्पेसिंग हो। तो हेडिंग में भी टैब स्पेसिंग होगी, ठीक है, और जो भी नंबर प्रिंट होगा उसमें भी टैब स्पेसिंग होगी। जब प्रिंट होगा तो आप देखिएगा किस तरह वो प्रिंट होता है। सो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया है 1 to 11। 11 हमने इसलिए लिया है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये 10 पे ख़त्म हो जाएगा, तो 10 तक हमारे पास स्क्वायर आएंगे और हम देखेंगे किस तरह प्रिंट होता है। इसको मैं रन किया। सो यहाँ पे आपने देखा कि नंबर जो पहला प्रिंट हुआ नंबर, यहाँ पे टैब स्पेसिंग थी तो यहाँ पे स्पेस आया, ठीक है। नीचे ये जो हमने डैशेस दिए हुए हेडिंग पे प्रॉपर हेडिंग बनी। और जब फॉर लूप चला तो उसने स्क्वायर बनाने के लिए नंबर को हर सबको स्क्वायर किया। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। जो बीच में स्पेसिंग आ रही है बेसिकली वो एस टी की वजह से आ रही है। अगर मैं एस टी को हटा देता हूँ और चेक करता हूँ कि किस तरह नंबर प्रिंट होता है, सो यू सी ये बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गया, ठीक है। सो हमें दोबारा से जो है वो टैब स्पेसिंग एंटर करनी है। सो इसी तरह हम जब भी आगे कोई प्रोग्राम्स बना रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि इसका मतलब क्या है। तो दिस मीन्स ये टैब स्पेसिंग, ठीक है। सो देखा आपने कि रेंज 11 तक दी हुई थी, 10 तक प्रिंट हुआ और जितने भी नंबर्स आ रहे थे वो यहाँ पे उन सब का स्क्वायर हो गया। सो हमने हर नंबर का स्क्वायर कर दिया। इसको फ्लो चार्ट में बताया गया है कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ पे हेडिंग्स डिस्प्ले हुई है, इज़ देयर एनी वैल्यू इन द लिस्ट। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन की हुई थी 1 to 11। कंडीशन जब ट्रू हुई तो उसने एक नंबर साइन किया उस लिस्ट को, तो आइट्रेशन स्टार्ट हुई 1 से। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ आइट्रेशन तो 1 का उसने स्क्वायर किया, दैट इज़ 1 आया। फिर उसने वो नंबर डिस्प्ले कर दिया, फिर वापस ऊपर चला गया। सेकंड आइट्रेशन में उसको 2 मिला, 2 को उसने डबल एक्सपोनेंट किया यानी कि स्क्वायर करा तो 4 आया। इसी तरह जब रेंज एंड हो गई तो उसने जब कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। सो ये जो आप देख रहे हैं जो 1 1 आ रहा है ये आइट्रेशन चल रही थी, आइट्रेशन के साथ ही ये जो है टेबल प्रिंट हो रहा था ओवर हियर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एक साथ आ गया। फॉर लूप में आइट्रेशंस होती हैं, ये 1 बाय 1 चला और उसने एक के बाद एक करके स्क्वायर किया। तो यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम समझाया हुआ है कि किस तरह आइट्रेशन चल रही थी और वो हर नंबर को स्क्वायर करता जा रहा था जब तक उसको रेंज मिल रही थी। ओके, दिस प्रोग्राम कन्वर्ट्स दी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू 130 किलोमीटर पर आवर इन 10 के बीच इंक्रीमेंट्स टू द माइल पर आवर। ओके, यहाँ पे जो है स्पीड बता रहे हैं, स्टार्टिंग स्पीड 60 है, एंड स्पीड 131 है। इंक्रीमेंट यानी कि एक्सेलरेशन हम फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है तो ये 30 है। यानी कि ये सिंपल हमें दिख रहा है कि रेंज फंक्शन यूज़ हो रहा है जिसकी स्टार्ट लिमिट 60 है, एंड लिमिट 131 है। इंक्रीमेंट जो है वो बेसिकली आइडिया दे रहा है आपको स्टेप फंक्शन का, ये हम स्टेप में डालेंगे।
और कन्वर्जन फैक्टर है 0.6215। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई हर 10 यूनिट जब बढ़ते हैं, यानी कि 60 के बाद जब 70 पे जाएगा, तो आपकी जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये माइल पर आवर में किस तरह आएगी। सो जिस तरह हमने ऊपर टेबल बनाया स्क्वायर का, यानी कि नंबर आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर टू माइल पर आवर। तो यहाँ पे हमने केपीएच लिखा हुआ है, टैब स्पेसिंग की हुई है, वही सिंपल हेडिंग दी हुई है, और वही हमने फॉर लूप बनाया हुआ है। तो हमने फॉर लूप में kph यूज़ करा हुआ है, रेंज दी हुई है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट स्पीड पे वेरिएबल था, यानी कि रेंज का जो स्टार्टिंग था वो 60 था, रेंज जो एंड हो रही थी एंड स्पीड यानी कि 131, और स्टेप फंक्शन क्या था, स्टेप की जो वैल्यू थी वो 10 थी, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो रही थी, जो इंक्रीमेंट हो रहा था, हर 10 यूनिट बाद हमारी जो स्पीड आ रही है, हमें हर 10 यूनिट बाद ये देखना है कि हमारे पास जो किलोमीटर में स्पीड आ रही है वो माइल पर आवर में कितनी है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट 10 का है, माइल पर आवर क्योंकि हमें चाहिए, तो हमने क्या किया कि हर आइट्रेशन में किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई हो रहा है कन्वर्जन फैक्टर से, वो हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो भी आपकी स्पीड आएगी, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई करनी है कन्वर्जन फैक्टर से। तो kph जो भी रेंज आ रही है 660 आ रही है, वो आपकी कन्वर्ट हो रही है कन्वर्जन फैक्टर से। ठीक है, यानी कि 60 पे क्या माइल पर आवर जो होगा तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एम पी एच पे आके प्रिंट हो जाएगा। ये 1f आपको अंडरस्टैंडिंग है, ये 1f हम लेते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, बीच में टैब स्पेसिंग यूज़ हो रही है, और ये यहाँ पे आराम से कन्वर्जन हो रहा है। सो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं किस तरह इटरेशन चलती हैं। सो यू सी के पी एच हेडिंग है, डैशेस हमारे यहाँ पे आ गए, 60 से स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग स्पीड, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा था, जो स्टेप फंक्शन था वो 10 का था, 60 के बाद 10 आया। जो कैलकुलेशन हो रही थी वो सिंपल कैलकुलेशन ये हो रही थी कि माइल पर आवर यानी kph 60 को मल्टीप्लाई कर रहा है वो 0.6214 के फैक्टर से टू ब्रिंग एम पी एच। 60 पे जो एम पी एच आ रही थी माइल पर आवर वो यहाँ पे आ गई। सेकेंड आइट्रेशन में जब इंक्रीमेंट हुआ 10 का, तो 60 से 70 चली गई, 70 मल्टीप्लाई हुआ फैक्टर से, और हमारे पास माइल पर आवर की आ गई। तो हमने ये देखा कि अगर हमें किसी का एक्सेलेरेशन टेबल बनाना है कि उसकी स्पीड जिस तरह बढ़ रही है, तो माइल पर आवर में उसका यूनिट क्या आ रहा है, तो वो हमने देखा कि हमारे पास रेंज हमें 130 पे एंड करवानी थी, तो हमने 131 यूज़ किया। तो नीचे देख रहे हैं 130 पे आ रही है, n-1 रूल फॉलो हो रहा है रेंज में, एंड स्पीड 131 थी, तो हमारे पास यहाँ पे 130 आई है। सो 130 पे ख़त्म हुई, और हमारे पास इन दी एंड जो कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है माइल पर आवर में वो 80.8 आया। सो दिस हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दी स्पीड। अगर मैं रेंज बढ़ा देता हूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ 181, यानी कि दिस इज अंडरस्टूड कि हमारे पास जो है ये 180 पे एंड होगा, और मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वही ये 180 पे ले जाएगा और मुझे वहाँ पे टेबल बना के दे देगा इनटू माइल पर आवर। इसी तरह हमें कहीं स्पीड कहीं तक भी ले आनी है, सो वी कैन डिज़ाइन एज पर इंक्रीजिंग द रेंज, यानी कि एंड लिमिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रेंज भी यूज़ कर रहे हैं, रेंज फंक्शन किस तरह यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट ओपन होके हम यहाँ पे लिमिट बता रहे हैं, कन्वर्जन फैक्टर भी हो रहा है, टेबल भी बन रहा है। सो वी कैन ऑब्टेन मैनी थिंग्स। सो ये बेसिकली एक फॉर लूप है। फॉर लूप में जब रेंज आई, रेंज फंक्शन आया, सो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स बन सकते हैं इन फॉर लूप। सो दिस हाउ वी हैव क्रिएटेड द फॉर लूप इन अ गुड वे। अच्छा, यहाँ पे जो है लेटिंग द यूज़र कंट्रोल द लूप, जिस तरह हम ऊपर वाइल में जो कंट्रोल कर रहे थे वाइल की कंडीशन लगा के, तो इसी तरह जो है यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि हम इसको भी जो है ना आइट्रेशंस को कंट्रोल करें। सो दिस प्रोग्राम यूजेस अ लूप टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ओके, एंड अच्छा हमने एंड लिमिट दी हुई है यहाँ पे। सो होता क्या है कि हम एंड लिमिट डिफाइन करते हैं, जैसे हमने ऊपर स्पीड में एंड लिमिट डिफाइन की हुई थी 131। अब हम एंड जो है ना वो हमेशा यूज़र से ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंपल ये वही एग्जांपल है जो स्क्वायर बना रही थी नंबर्स का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल एंड लिमिट जो है वो यूज़र से ले रहे हैं, यूज़र असाइन कर दिया है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कहता है दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आ लिस्ट ऑफ द नंबर स्टार्टिंग एट 1 एंड देयर स्क्वायर्स। ठीक है, हाउ शुड आई गो, तो हमें एंड लिमिट देते हैं 10, तो ये हमें जो है ना 10 तक प्रिंट करके दे देता है।
इसी तरह हमें एंड लिमिट बढ़ानी है। सो इसको दोबारा रन कर देते हैं, 5 दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो है ना, अच्छा एंड सॉरी एंटर करना है। सो 5 दिया तो इसने हमें 5 तक दे दिया, 25। सो दिस हाउ वी कैन कंट्रोल द रेंज। रेंज पे सिंपल उसने एंड पे जो है ना यूज़र इनपुट दे दिया है कि आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है। सो प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, लॉजिक भी आपको ऑलरेडी क्लियर है। ओके, दिस प्रोग्राम यूजेस a loop to display the table of number and their square। अब यहाँ पे दो कंडीशन ले रहा है, यहाँ पे यूज़र से स्टार्ट भी पूछ रहा है और एंड भी। सो मैं कहता हूँ स्टार्ट करें आप 5 से और एंड करते हैं आप लेट से 16 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n+1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब n-1 रूल फॉलो हो रहा था, तो यानी कि जब मैंने 16 लिखा सो आई वो अज्यूमिंग कि ये 15 तक देगा। लेकिन क्योंकि एंड में +1 लिखा हुआ है, यानी कि जो मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि वहीं तक देगा ये। अगर मैं यहाँ पे +1 हटा दूँ और यहाँ पे मैं 16 एंटर करूँ तो ये मुझे 15 तक देगा, ठीक है। n-1 रूल फॉलो होगा तो 15 तक प्रिंट करके दिया, ठीक है। तो एंड में जो +1 लिखा था उसके पीछे लॉजिक ये थी कि जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हैं 16, क्योंकि यूज़र की मर्जी है उसको 16 तक चाहिए या 20 तक चाहिए, तो वो रेंज में n-1 रूल को ख़त्म कर देगा और उसमें +1 ऐड कर देगा और आपको टेबल प्रिंट करके दे देगा। सो देर आर मैनी थिंग्स का मेकअप इन दी प्रोग्राम जो कि आपको समझना ज़रूरी है।